नमस्कार, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 डिग्री हिंदी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पे बढ़ती जा रही है और लोग जितने भी प्रत्याशी हैं अपनी दौड़ में लगे हुए हैं अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए। ऐसे में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रदेश महासचिव युवा राजद के मिस्टर अश्वत्थामा, जो कि 109 दरौदा विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं उनसे कुछ सवालों के जवाब और जानते हैं कि ये जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़। सबसे पहले आपके चैनल को मैं अपने तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी सर, 15 साल युवा राजद के जो प्रत्याशी आप हैं, लगभग 20 साल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 साल से आप राजद के साथ कार्यरत हैं और लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजद आपको प्राथमिकता देगी? आपको भी टिकट की प्राथमिकता मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल अब की पारी टिकट की बात हो गई है। आज आचार संहिता लग गया, चुनाव की घोषणा हो गई। अब टिकट मेरा क्लियर है। 109 दरौदा विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल का मैं उम्मीदवार हूँ। 109 दरौदा विधानसभा का उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल से हूँ। सर, अगर देखेंगे तो आपके पार्टी में आपसे भी बड़े पुराने नेता हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने राजद के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको राजद आपको क्यों प्राथमिकता देगी? प्राथमिकता आपको क्यों दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम अपना बात बता रहे हैं कि 25 साल राजनीति में रहना ही एक मायने रखता है। यही प्राथमिकता है टिकट के लिए। हमको नहीं अंदाज है कि 109 दरौदा विधानसभा क्षेत्र में 25 साल से कोई पार्टी में है पुराना कार्यकर्ता। हमसे पुराना कोई है ही नहीं है। हाँ सर, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 15 साल राजद ने राज किया, उसके बाद से 15 साल से नीतीश की सरकार है। 15 साल जब राजद की सरकार थी तो उसमें उन्हें जंगल राज कहा गया, जंगल राज का नारा दिया गया। और आज हमारे 15 साल से नीतीश जी हैं और सुशासन बाबू के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी देख रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, आपको भी पता है कि क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। सुशासन के नाम पे वोट लिया गया, राजद की सरकार को जंगल राज कहा गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो 15 साल के लालू जी के शासन को जंगल राज कहा जाता है, ये सरासर झूठ है। इसलिए कि वही सरकार के जो लालू जी के साथ में कैबिनेट मंत्री थे, वही मंत्री आज भी कम से कम 1 दर्जन मंत्री जो जंगल राज कहा जाता है, वही राज्य के मंत्री कैबिनेट मंत्री में कम से कम 1 दर्जन मंत्री हैं नीतीश कुमार के साथ। खुद नीतीश कुमार जी 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री थे तो वो बिहार सरकार में मंत्री थे लालू जी के साथ, वो काम किए हैं। तो कैसे बता दे, ये लोग भी तो साथे थे। आज जंगल राज वाली जो बात है, क्या जंगल राज वाला बात है? यही ना कि विकास नहीं हुआ था, है? तो विकास नहीं हुआ था तो आपको बता देते हैं कि अभी कौन विकास किया है। जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे, तो यही रघुवंश बाबू जो आज 1 हफ्ता पहले जो दुनिया छोड़ कर चले गए, वही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, जो आज गाँव-गाँव रोड देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, उन्हीं का देन है। तो आज बिहार चकाचक है। रेलवे में लालू जी किए, सभी प्लेटफॉर्म इतना नीचे था तो उसको ऊंचाई किए, बिजलीकरण किए, दोहरीकरण किए, उसके बाद से आपको रेलवे का किराया घटाए। आज प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया हो गया। लालू जी रेल मंत्री थे तो 5 रुपया था। उसके बाद से और बात बता देना चाहता हूँ, आगे जो जंगल राज की बात कर रहे हैं, 1999 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस समय यहाँ पर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार में, और वहाँ पर अटल जी के सरकार में यही नीतीश कुमार जी केंद्रीय मंत्री थे साथ में। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर विशेष पैकेज देने की बात कहे बिहार के लिए, तो यही नीतीश कुमार ने रोक दिया 1999 में कि अगर विशेष पैकेज आएगा तो राबड़ी देवी का चेहरा चमक जाएगा बिहार में। तो यहाँ पर विकास रुक गया था 6 साल, यही नीतीश कुमार जी ने रोका था उस समय। कह रहे हैं कि जंगल राज है।
सर, इन दिनों पप्पू यादव एक बड़े स्तंभ माने जाते हैं राजनीति में। उनका कहना है कि हमें 3 साल दे दिया जाए, मैं बहुत कुछ करूंगा इस जनता के लिए या इस राज्य के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि 30 साल में जो लोग नहीं कर पाए, पप्पू जी कह रहे हैं कि मैं 3 साल में वो कर दूंगा। तो ऐसे में उनके पास ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे जनता का विकास हो सकता है? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, आज की पूरी बिहार की जन जन का मैंने ऐलान है कि माननीय तेजस्वी यादव अच्छा काम किए हैं और वो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी जी के पक्ष में लोग हैं, हाँ, वो काम किए हैं। तेजस्वी जी को भावी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसे में वो दावा किस बिना पे ठोक रहे हैं कि हम 3 साल में वो करेंगे जो तत्कालीन सरकार नहीं कर पाई या उससे पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं वो नहीं कर पाए? इसके बारे में आप अरे उनकी बात हटाइए, मैं तेजस्वी जी का बात कर रहा हूँ। तेजस्वी जी भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो काम किए हैं। अभी आप बाहर में देखिए, कोई भी उतना लेवल का निचले स्तर का नेता भी अपने हाथों से 2-2 हज़ार रुपया नहीं बांटेगा बाढ़ पीड़ित के लिए। नाव पर चढ़ करके आपको उत्तरी बिहार में जितना बाढ़ आया था, तेजस्वी प्रसाद जी अपने हाथों से 2-2 हज़ार रुपया दिए हैं। लोग, छोटा मोटा नेता नहीं जाएगा शर्म के मारे कि हम रुपया बांटेंगे। एक बिहार लेवल का माने जो मुख्यमंत्री होने जा रहा है वो पैसा बांट रहा है, लाजाए नहीं कि हम कैसे जाए। तो है तेजस्वी जी। सर, जैसे कोरोना महामारी में हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे बिहार के मज़दूर यहाँ वापस आए हैं बिहार में, और इसमें दावा किया जा रहा था कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा रोज़गार बढ़ेगा, हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके प्रवासी का जिसको नाम दिया जाता है ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ समय पहले, यानी कि कल की ही बात अगर ले लें तो हमारे सुशासन बाबू कह रहे हैं कि नहीं, हम रोज़गार देंगे। ऐसे में सिवान ज़िले में एक सूता मिल हुआ करता था, उसको आपने न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि उस पर बुलडोजर चलवाया गया। ऐसे में आपको लगता है कि सुशासन बाबू लोगों को रोज़गार देंगे? देखिए, एक सूता मिल की बात नहीं है, यहाँ पचरुखी मिल था, आपको सीतामढ़ी था, यहाँ था बादा मिल था, सब मैंने मिल को चौपट कर दिए। जब इन्होंने 2005 में जब मुख्यमंत्री बनने जब आए यहाँ पर, यहीं आए थे हम लोग, यहाँ सहौली में आए थे, कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो एक भी लोग बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए, यहीं कारखाना का मैं जाल बिछा दूंगा। आज तक 15 साल में एगो बोटाम का कारखाना खोले हैं नीतीश कुमार जी, कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं। अभी आज देख लीजिए, ये कोरोना काल में बिहार के कम से कम 60 लाख लोग बाहर हैं, 60 लाख लोग बाहर हैं, जिसमें कोरोना काल में जब वहाँ कल कारखाना बंद हो गया तो यहाँ एक महीना में गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र से लेकर के आपको दिल्ली से लेकर के 1 महीना में पैदल चल के आए। और उसके बाद से आपको रेलवे लाइन पर कितने मजदूर कट गए, किसी को रास्ते में प्राण छूट गया, खैला मीना। और उसके बाद से कोई पूछने नहीं गया यहाँ पर एनडीए के लोग। और उसके बाद से आपको कहे कि मैं बस भेजूँगा, कोई बस नहीं यहाँ से भेजा। और उसके बाद जब बॉर्डर पर आए तो वहाँ पर पुलिस भी लाठीचार्ज किया, खाने भी तरस गए। और यहाँ पर आकर के लोग भटक रहे हैं, यहाँ पर रोजगार खोज रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ। और उसके बाद से आज बाढ़ का स्थिति है, कोरोना का स्थिति है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई पूछने वाला है? ये एनडीए या बीजेपी या जदयू के नेता कोई घर में से निकला है आज तक कोरोना में और आपको बाढ़ में? नहीं निकला है। जब निकला है तो कोई राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही निकला है लोगों को सहायता करने के लिए। जैसे हर पार्टी का या हर प्रत्याशी का अपना एक चुनावी मुद्दा होता है, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? सबसे पहले मैं धुरंधा विधानसभा में खेलने के लिए स्टेडियम बनवाऊंगा। उसके बाद से रोजगार, जो जुआ लड़का जो भटक रहा है रोड पर पढ़ लिख करके, उसके रोजगार के लिए मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर रोजगार मिले। उसके बाद से जो है, यहाँ आज के डेट में तबीयत खराब होता है किसी को गांव देहात में कहीं भी, तो यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। बनारस जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है, आपको लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। क्या एक भी हॉस्पिटल की व्यवस्था है? जो भी हॉस्पिटल है उसमें 1-2 घंटा डॉक्टर बैठते हैं और उसके बाद से उसमें जांच लिखते हैं। जांच यहाँ नहीं मिलता है, जांच बाहर कॉन्टेक्ट पर है। हाँ, लैब वहाँ नहीं है, लैब की व्यवस्था होगी। उसके बाद रास्ता जो है अभी बाढ़ में पूरा डूब गया है।
आपको इतना इतना गड्ढा हो गया है गांव में जाने के लिए। उसके बाद सब रोड चकाचक होगा। जहाँ घनी आबादी है वहाँ पर जल जमाव स्थिति हो गई है, नाली का पानी रोड पर बह रहा है, नाला का व्यवस्था होगा। उसके बाद से कृषि का क्षेत्र है, बढ़िया खाद मिलेगा, बढ़िया बिया मिलेगा। उसके बाद से पटवन की व्यवस्था होगी। आप जानते हैं ना कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, हैं। उसके बाद से आपको हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी, यहाँ पर 24 घंटा डॉक्टर रहेंगे। यही सब मेरी प्राथमिकता होगी। और ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, समय से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, उसके बाद से इंदिरा आवास में जो घोटाला हो रहा है उसको दुरुस्त किया जाएगा। हम होंगे विधायक तो। जैसे सर आप भावी प्रत्याशी हैं, कल को मान लीजिए कि जनता आपको सपोर्ट करती है, आप जीत भी जाते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल है हमारा रोज़गार। तो रोज़गार के लिए आपने कोई ठोस प्लान तैयार किया है कि आपकी अगर जीत हो जाती है, आपके हाथ में बागडोर आ जाती है, तो किस तरीके से आप विकास करेंगे रोज़गार के मामले में? रोज़गार के मामले जो हमारा क्षेत्र है इसमें बहुत चौड़ी इलाका है, उसमें एक तो ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है। हम लोग का प्रयास रहेगा कि कोल कारखाना वहाँ खुले, छोटे मोटा उद्योग खुले, कि जो कुछ लोग भी उसमें इंगेज हो। हम लोग का यही प्रयास रहेगा। बहुत से जगह हैं इस क्षेत्र में बंजर पड़े हुए हैं, हाँ, तो उद्योग खुलेंगे। ये थे प्रदेश महासचिव अश्वस्थामा जी, जिनसे हमारी ख़ास बातचीत हो रही है। आपका इस न्यूज़ चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मैं आनंद, न्यूज़ 360 डिग्री हिंदी मीडिया।